सभी का एक बार फिर वापस इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे। हमने समास पढ़ा और उसके बाद में वाक्य शुद्धि पढ़ा। आज हम तीसरा जो टॉपिक लेते हैं, जो व्याकरण के प्रारंभ में शुरू करना था, परंतु हमने उसको तीसरे नंबर पे लिया। इसलिए लिया कि पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पाठ्यक्रम जो कम किया था उसमें इसको हटा दिया गया था, मगर इस बार हटे या नहीं हटे ये हमें ध्यान नहीं रखना है। इस टॉपिक को भी हमें क्लियर करना। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सबको ध्यान में है कि क्रिया के बिना वाक्य की पूर्णता नहीं होती है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। और हमने पढ़ा ही है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार है, ये विकारी शब्द है, यानी इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। संस्कृत में हम धातु रूप जो पढ़ते हैं वही हिंदी में क्रिया होती है। जैसे हिंदी में नाम धातु जो क्रिया होती है वो धातु रूप ही होते हैं। तो जिस प्रकार संस्कृत के धातु है और वैसे ही हिंदी की क्रिया है। तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा में ये लिखेंगे, किसी भी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। किसी भैया बहन को आवाज में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो अनम्यूट होके बता सकता है, क्योंकि आज मैंने ये ईयरफोन लगा रखे हैं तो ये सही चलते हैं या नहीं चलते इसकी जानकारी भी लेनी थी। उस दिन भी आवाज थोड़ी क्लियरनेस नहीं थी, तो बता सकते हैं। यानी क्रिया की सीधी सीधी परिभाषा यही है, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता। हम वाक्य में बिना क्रिया के हम उस वाक्य की पूर्णता को नहीं देख सकते हैं या उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो क्रिया में भी फिर अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुख्य रूप से इसके तीन भेद बताए। कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। यानी क्रिया तीन जो वाक्य है, तीन जो आधार है उसके, उनके ऊपर आधारित होती कर्म। यानी वाक्य में कर्म क्या है, वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, तो उसके आधार पर क्रिया की संरचना होती है। और एक संरचना यानी उस वाक्य की पूर्णता है, या पूर्ण है या नहीं है, चल रहा है, तो वो उसकी संरचना के आधार पर निर्भर करता है। और एक काल, काल तीन होते हैं, तो उन तीनों कालों के आधार पर क्रिया अपने स्थान निर्धारित करती है। तो आज सबसे पहले हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर इस क्रिया के दो भाग हैं। एक तो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। पहली क्या है, सकर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जो है, इस कर्म में स लगा है, यानी स का मतलब होता है साथ में, यानी क्रिया है वो सीधी सीधी कर्म पर आधारित होती है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर, और इधर इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है और कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक है और ये सकर्मक है। सकर्मक के भी फिर दो भाग है। एक बार इसकी परिभाषा लिख लीजिए। सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए।
जिस क्रिया का फल, फल का मतलब उसका असर, कर्ता को छोड़कर सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है, वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। कर्ता और कर्म तो ध्यान में ही है, ठीक है ना। तो ऐसी क्रिया जिसका सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है और कर्म पर पड़ता है, तो वो सक्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम फल लेने बाजार जाता है, गीता कपड़े धोती है, ठीक है ना। अब इसमें एक ही है कि हम वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न कर सकते हैं, और अगर उस क्या का उत्तर उसी वाक्य में अगर आ रहा है तो वो क्रिया सक्रमक क्रिया कहलाएगी। तो जैसे राम क्या लेने बाजार जाता है, तो असर किसका हो रहा, फल का, ठीक है ना। तो कर्म क्या है, फल, ठीक है ना। तो राम क्या लेने बाजार जाता है, तो राम उत्तर मिलेगा राम फल लेने बाजार जाता है। गीता क्या धोती है, तो गीता कपड़े धोती है। तो ये असर किस पे पड़ रहा है, कपड़े और फल, यानी कि ये कर्म है, तो ये क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है, इसलिए इसको हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। इसमें भी सक्रमक क्रिया के दो भाग है, एक तो एक कर्म क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म क्रिया का मतलब उस क्रिया के अंदर एक ही कर्म होता है। जैसे मैंने गीता कपड़े धोती है, तो कर्म क्या हो रहा है इसमें, एक ही है, कपड़े हैं वो कर्म है, का क्या है, करता है। इधर राम करता है, फल कर्म है और बाजार भी कर्म है। तो एक कर्म क्रिया का ये उदाहरण है, ठीक है ना, गीता कपड़े धोती, क्योंकि कर्म भी उसमें एक ही है। और द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो से अधिक कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जरूरी नहीं कि उसमें दो कर्म ही हो, दो से भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके भी दो भाग है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक बार इनको उतार लो। ये कर्म के आधार पर क्रिया की पूर्णता होती है। कर्म के आधार पर हम क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, एक सकर्म क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भाग है, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया का मतलब इतना सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना, सीधा सीधा कर्म पर वो असर करता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब तो कर्म के साथ में, और अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। अब कर्म नहीं होता तो किस पे प्रभाव डालेगी, तो कर्ता पर प्रभाव डालती है। वह क्रिया जो सीधा सीधा कर्ता पर प्रभाव डालती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा लिख रहा हूं, वह क्रिया जो सीधा कर्ता पर अपना
प्रभाव डालती हैं वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसमें कर्म नहीं होता, उस वाक्य के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कर्म नहीं होता। अब कैसे? तो मोहन गाता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह खाता है। तीसरा है, सीता जाती है। ठीक है ना? हमने ये 3 वाक्य लिखे। अब इसमें इस वाक्य के अगर व्याकरण के अनुसार भेद करेंगे तो मोहन करता है और ये क्रिया है। इस वाक्य में सीधा कर्ता और क्रिया ही मिल रही है, हमें कर्म मिल ही नहीं रहा। तो गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पर। क्योंकि वाक्य में अगर कर्ता नहीं हो तो क्रिया नहीं होगी, और क्रिया सीधा सीधा किसके ऊपर असर कर रही है? मोहन पर। कौन गाता है? तो मोहन गा रहा है। ठीक है ना? तो वो है ही नहीं इन वाक्यों में। ये सीधी सीधी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है और सीधा सीधा असर वो कर्ता पर पड़ रही है। ये करता है, ये करता है, और ये उसकी क्रिया है, और ये भी क्रिया है। तो परिभाषा से सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वह क्रिया जो सीधा कर्ता पर अपना प्रभाव डालती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ये कर्म के आधार पर सबको समझ में आ गई क्या? कर्म के आधार पर 2 भाग है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के 2 भाग है, एक क्रमक और द्विक्रमक। जिसमें एक ही कर्म होता है वह एक क्रमक क्रिया कहलाती है, और जिसमें 2 कर्म के अलावा भी और अधिक कर्म हो सकते हैं वह क्रिया द्विक्रमक कहलाती है। समझ में आ गया? उसके बाद फिर हम संरचना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। बताइए एक बार, अगर इसमें कर्म के आधार पर अगर किसी को पूछना है, मिटा दूं? चलो अब हम दूसरा पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। उसकी संरचना किस प्रकार की है? तो इसको 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है संयुक्त क्रिया। दूसरा है, पहला हो गया संयुक्त क्रिया, दूसरा हो गया नाम धातु क्रिया। तीसरा है पूर्णकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया ले लेते हैं। चौथा है पूर्णकालिक क्रिया, और 5वां अंतिम है कृदंत क्रिया। दो नंबर के प्रश्न क्रिया से तुम्हारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आते हैं, तो इसको भी जानना जरूरी, क्योंकि प्रत्येक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो इसके 5 भाग हमने पढ़े हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूजा गुजर है क्या कर रही है? तो अनम्यूट कर। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया।
संरचना के आधार पर का मतलब होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है और किस आधार पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी वाक्य में कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है और किस आधार में किया जा रहा है, वह जो क्रिया है वह संरचना के आधार पर कहलाती है। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया में नाम से ही पता चल रहा है कि वाक्य कुछ ऐसा है जिसमें या तो दो क्रियाएं होती हैं या फिर दो वाक्यों का समावेश जिसमें किया जाता है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिसमें दो वाक्य होते हैं और दो वाक्य होंगे तो उसमें दो क्रियाएं भी होएगी, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। परिभाषा लिख लो इसकी बोली। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थों वाली क्रिया का मेल होता है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जरूरी नहीं कि उस क्रिया में सारे अर्थ समान हो, उसके अर्थ भी, वाक्य के अर्थ भी भिन्न हो सकते हैं, मगर उस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक क्रियाएं उसमें आएगी तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक जी आ गए हैं, पढ़ने की तैयारी करो। ठीक है, कक्षा में अध्यापक जी आ गए हैं, पढ़ने की तैयारी करो। एक वाक्य तो यह है कक्षा में अध्यापक जी आ गए, दूसरा वाक्य है पढ़ने की तैयारी करो। तो इसमें दो है, एक तो तैयारी करना और एक आना, दो क्रियाएं इसमें साथ साथ हो रही हैं। तो इनका जो समावेश हुआ और इसका पूरा एक वाक्य बनाया, तो फिर ये जो वाक्य है ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। संरचना के आधार पर जो पहला भेद है उस पहला भेद के अंतर्गत ये आ गया। और कई हुए सारे उदाहरण है, घर में मेहमान आए हैं, खाने की व्यवस्था करो या स्वागत करो, काफी सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के अगर वाक्य आए और उसमें प्रश्न में पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है या प्रश्नार्थक है या पूर्णकालिक है, तो आपको इस वाक्य में तुरंत पता करना है कि दो क्रियाएं आ रही हैं, दो वाक्यों में दो अलग अलग क्रियाएं आ रही हैं, इसका मतलब यह संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, एक बार इसको उतारो, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें एक तो मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया एक ही होती है मगर सहायक क्रियाएं कई हो सकती है। तो ये आ गए हैं, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया आने के बाद ही उसकी सहायक क्रियाएं प्रारंभ होती है और ये सहायक क्रिया है। तो एक मुख्य क्रिया आती है और कई सारी उसकी सहायक क्रिया आ सकती है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण बताया, घर में मेहमान आए हैं, स्वागत करो, भोजन की तैयारी करो। ठीक है ना, ये उसके साथ साथ अब मेहमान आ गए हैं तो मुख्य क्रिया, उनके आने के बाद दूसरे काम फैल रहे हैं, यानी दूसरे कामों की बढ़ोतरी हो रही, तो वो दूसरे जो कर्म है, दूसरी जो क्रियाएं हैं वो सहायक क्रिया के अंतर्गत कहलाएगी।
तो इसमें एक मुख्य क्रिया होती है और शेष सहायक क्रियाएं होती हैं। अब इसके आगे की जो क्रियाएं हैं वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे आज मेरी और कक्षा है अभी 5 मिनट बाद में, तो ज्यादा नहीं कह सकते हैं। तो जो नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया है, इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया है? इसमें अगर किसी के डिस्प्यूट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भैया बहन बता सकते हैं। कल तुम्हारे जो पहला पार्ट मैंने पढ़ाया है सूरदास वाला, उसमें से मैं 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगा जिसके उत्तर अभ्यास में देने हैं। सारे भैया बहन उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। पहला और दूसरा पद है, उन दोनों पदों में से दूंगा, पूरा पार्ट में नहीं दूंगा, उन दोनों पदों का, तो उसकी तैयारी करके रखना। हाँ बोलो पूजा, अनम्यूट हुई थी, क्या पूछना है पूजा गुजर? बोलो, किसी के पूछना है क्या? जैसे ही कक्षा बंद होती है सारे भैया बहन कक्षा से एग्जिट हो जाएंगे। उसके 5 मिनट बाद अगर मैं खोलता हूँ, इसमें कोई भैया बहन मिल गया तो मैं उसको बिल्कुल ही बाहर कर दूंगा क्लास से, फिर वो जुड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए जैसे ही कक्षा पूरी होती है आपस में गपशप नहीं करना है और अपने आप तुरंत क्लास को छोड़ देना है, ठीक है ना? ये हर बार बताने की बात नहीं है, ये स्थायी ऑर्डर है। इसको समझ लेना कि जैसे ही गुरुजी क्लास छोड़ते हैं तुरंत उस क्लास से बाहर निकलना। ठीक है, एक बार चलो बंद कीजिए, अब कल पढ़ेंगे। छोड़िए कक्षा, छोड़िए।